वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अमन सिंह गुलाटी। मैंने इस साल गुरु तेग बहादुर जी के 400 गुरपुरब को डेडिकेट करते हुए उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स पे एक आमंड सीरीज़ क्रिएट की है। मैं हर साल आमंड्स क्रिएट करता हूँ, हर ओकेज़न पे क्रिएट करता हूँ, पर ये ओकेज़न मेरे लिए काफ़ी मोमेंट था क्योंकि ये लाइफ में वंस आना था। तो इसलिए मुझे सिकलेंस फाउंडेशन ने सपोर्ट किया इसकी एक्सक्लूसिव लॉन्चिंग करने के लिए, तो मैं उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ। चलिए मैं आपको अपनी आमंड सीरीज़ की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें मैंने गुरु तेग बहादुर जी के लाइफ को टोटल 11 पार्ट्स में डिपिक्ट किया है, जिसमें पार्ट 1 जो है उसमें मैंने गुरु तेग बहादुर साहब की बर्थ सीन को शोकेस किया है। जिसमें 2 आमंड्स हैं। पहला आमंड गुरु तेग बहादुर साहब का बर्थ सीन शोकेस कर रहा है, जिसमें गुरु साहब का बर्थ अप्रैल 1 1621 को हुआ था। और सेकंड आमंड गुरु तेग बहादुर साहब का बर्थ जिस जगह पे हुआ था प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पे जो गुरुद्वारा है गुरु का महल जो कि अमृतसर पंजाब में है, वो डिपिक्ट कर रहा है। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें मैंने गुरु तेग बहादुर साहब का चाइल्डहुड डिस्प्ले किया है, जिसमें 2 आमंड्स में मैंने चाइल्डहुड को डिपिक्ट किया है। गुरु तेग बहादुर साहब बचपन से ही बहुत मेडिटेशन की तरफ ध्यान रखते थे और वो आइसोलेशन फील करना चाहते थे, लोगों से दूर रहते थे, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना चाहते थे। तो फर्स्ट आमंड में मैंने गुरु तेग बहादुर साहब का मेडिटेशन सीन शोकेस किया जिसमें वो मेडिटेट कर रहे हैं। और सेकंड आमंड जो है उसमें मैंने शोकेस किया है कि एक कम्युनिटी सेंटर में बैठकर वो शब्द कीर्तन सुन रहे हैं। और ये 2 आमंड्स में मैंने उनकी चाइल्डहुड को डिपिक्ट किया है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। इस पार्ट 3 में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है गुरु तेग बहादुर साहब के बचपन जीवन से जुड़ी हुई। इसका टाइटल मैंने रखा है प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। और इस टाइटल में गुरु तेग बहादुर साहब का चाइल्डहुड में एक बहुत अच्छी उनकी शोकेस स्टोरी है, उसको मैंने एक छोटे से आमंड में डिपिक्ट किया है। उस स्टोरी में ये है कि गुरु तेग बहादुर साहब अपने फ्रेंड के साथ बचपन में खेल रहे हैं और उस फ्रेंड की मदर आती हैं, गुरु तेग बहादुर साहब से कहती हैं कि बेटा इसको कहो कि ये बहुत ज़्यादा जगरी गुड़ खाता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा। और फिर गुरु तेग बहादुर साहब 1 हफ्ते के बाद वही बात को उस फ्रेंड से बोलते हैं उसकी मदर की प्रेजेंस में। तो उसकी मदर जो है पूछती हैं गुरु तेग बहादुर साहब से कि इतनी सिंपल सी बात अगर तेग कहनी थी तो मुझे पहले ही बता देते, मैं ही कह देती। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं नहीं माता, ये बात इतनी छोटी नहीं थी क्योंकि जो गुड़ है वो मैं भी खाता था। तो पहले 1 हफ्ते में मैंने अपनी आदत को ख़त्म किया है, अब मैं ये आदत जो है अपने दोस्त की ख़त्म कराऊंगा। तो इसका टाइटल मैंने इसलिए रखा प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। इसमें मैंने 2 आलमेंट्स में इस सीन को डिपिक्ट किया है। ये पार्ट 3 है। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इस पार्ट का टाइटल है द रिविलेशन। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सीरीज़ का, क्योंकि इस पार्ट ने गुरु तेग बहादुर जी का गुरु बनने का सफ़र का डिस्प्ले किया है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब अपने शुरुआती दिनों में बाबा बकाला साहब में रहते थे और अपनी माता जी और माता गुजरी जी के साथ में, अपनी वाइफ थी उनके साथ में वहाँ वो रहते थे। तो जब गुरु हरकृष्ण साहब ने अपनी लास्ट ब्रीथ ली तो उनके मुंह से सिर्फ जो गुरु तेग बहादुर साहब से पहले गुरु थे, 8th गुरु जो थे गुरु हरकृष्ण साहब, उन्होंने जब अपनी लास्ट ब्रीथ ली तो उनके मुंह से लास्ट शब्द निकला बाबा बकाला। तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था उस टाइम पे कि अब 9th गुरु कौन बनेगा। तो जब गुरु हरकृष्ण साहब के बाद बहुत सारे क्लेम करने लगे लोग कि हम अब 9th गुरु हैं, हम अब 9th गुरु हैं। तो बाबा बकाला के टाइटल को देखते हुए फिर सिखों ने गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में जाना और पता चला कि 9th गुरु गुरु तेग बहादुर साहब को बनना चाहिए। बट लोग एग्री नहीं कर रहे थे इस बात को। तो धीरमल नाम के एक ट्रेडर थे जो गुरुओं की वर्शिप करते थे। तो वो अपने सूरत पोल्ट पे एक सैंड जो होती है सैंड पोल्ट्स पे, वहाँ पे सैंड में उनका शिप फंस गया। तो उन्होंने जपजी साहब को रिसाइट करना स्टार्ट किया कि हमको बचाओ। तो वहाँ पे फिर उनको गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन हुए, उन्होंने उस शिप को बाहर निकाला। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जब मैं ये अपनी अर्निंग का 10% ऑफ अर्निंग डोनेट करूँगा गुरुज को,
तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि सक्सेसर जो गुरु हरकृष्ण साहब थे गुरु, उनकी लास्ट ब्रेथ हो गई थी, तो वो इस दुनिया में नहीं थे। तो फिर जब देखा कि अब 9th गुरु के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक डिसाइड किया कि मैंने 10% बोला था, दसवंध बोला था, अब मैं एक काम करूँगा कि दसवंध ना देके जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 गोल्ड कॉइन दूंगा सबको। तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया उस 2 गोल्ड कॉइन को। पर जब वो गुरु तेग बहादुर साहब के पास पहुँचे बाबा बकाला, तो उन्होंने कहा कि धीरमल तुमने तो कहा था दसवंध देंगे और तुम तो 2 गोल्ड कॉइन दे रहे हो। तो धीरमल साहब फिर इतना खुश हो गए, फिर वो एक अपना स्टेयर्स पे चढ़ के, छत के ऊपर चढ़ के कहने लगे असली गुरु मिल गए, असली गुरु मिल गए। यही जो उनकी जीवनी, ये जो उनका रिवोल्यूशन का टाइम था, वो मैंने पूरा जो है 6 आलमंड में डिपिक्ट किया है। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 की। इस पार्ट का टाइटल है 10,000 और इस पार्ट में गुरु तेग बहादुर साहब का 9th गुरु बनने के बाद का सफ़र हमने अपने 5 आलमंड्स में डिपिक्ट किया है। इसमें गुरु तेग बहादुर साहब ने ये शोकेस मैंने किया है कि उन्होंने अपनी जो जर्नी आगे गुरु बनने के बाद की जो स्टार्टिंग की, हरमंदर साहब अमृतसर पंजाब से की। बट जब वो पंजाब संगतों के साथ पहुँचे तो एक इंसिडेंट क्रिएट हुआ कि वहाँ पर जो गुरु हरमंदर साहब का गेट था, उस गेट के बाहर जो वहाँ पे पहरेदार लोग खड़े हुए थे, उन्होंने गुरु साहब को ऑन गेट पे रोक लिया। जो अंदर लोग बैठे थे, प्रीस्ट थे वहाँ के उस टाइम पे जो हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको गुरु अलाउड नहीं करेंगे। तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने विनम्रता से बाहर बैठकर वहाँ पे अपने संगतों के साथ कीर्तन किया और उस जगह पे आज गुरुद्वारा थड़ा साहिब भी बना हुआ है। और मैंने वो आलमंड को भी डिपिक्ट करा है और वो सब सीन भी अपने आलमंड्स में डिपिक्ट किए हैं, जिसमें वो बाहर बैठे हैं, संगतों के साथ कीर्तन कर रहे हैं और वो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं जो वहाँ पे गेट कीपर थे उनसे। तो ये सीरीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसमें मैंने 5 आलमंड्स में इस टीचिंग्स को और इनके इम्पोर्टेंट लाइफ पार्ट्स को डिपिक्ट किया है। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 6 की। इसका टाइटल है द रिपेंटेंस इज़ इंडीड अ पनिशमेंट। इस टाइटल में हमने शोकेस किया है कि गुरु तेग बहादुर साहब एक बार पंजाब का जब टूर कर रहे थे तो ऑन टाइम पे दमदमा साहब के पास में एक जगह, वहाँ पे वो नाइट स्टे कर रहे थे और जो उनके घोड़े थे, उन घोड़ों को 2 स्टॉल करके 2 लोग ले जा रहे थे। तो गुरु तेग बहादुर साहब को रात में पता चला, फिर उन्होंने उनको रोका और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी सभा लगी तो वो जो 2 लोग थे वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो गए कि वो फिर अपने आप को ही मारने लगे, अपने आप को ही वो मतलब नाइफ लेके उससे मार देते। तो वो फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने उनको रोका, का नहीं, सबसे बड़ा जो पार्ट है आपको मतलब पता चल गया कि आपकी गलती थी। और इसी पार्ट में फिर मैंने इनको 3 आलमंड्स में डिपिक्ट किया है कि रिपेंटेंस इज़ इंडीड अ पनिशमेंट। तो ये भी एक स्टोरी है गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन से जुड़ी हुई, जिसको मैंने इसमें शोकेस किया है आलमंड्स पे। अब हम पार्ट 7 की बात कर रहे हैं। इस पार्ट का टाइटल है अनबिलीफ इन मिरेकल्स। इस पार्ट में गुरु तेग बहादुर साहब के पास 1665 AD में औरंगजेब की तरफ से बुलावा आता है और औरंगजेब के पास जब गुरु तेग बहादुर साहब जाते हैं कुछ दिनों के बाद मिलने, तो औरंगजेब कहते हैं कि आप अब 9th गुरु बन गए हैं सिखिज़्म के, तो आप कुछ मिरेकल्स करके दिखाइए। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि हम कोई मिरेकल्स पे बिलीव नहीं करते हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि आप कैसे हमको बताएंगे कि आप ही 9th गुरु हैं जब असली सिख गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए सिख गुरु हूँ क्योंकि मैंने मिरेकल्स नहीं किए और इसलिए मुझे कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गुरु हूँ। तो कन्वर्सेशन जब ख़त्म होती है तो औरंगजेब फिर एक पर्सन से कहता है कि इसीलिए अभी तक ये गुरु की गद्दी पर बैठे हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को प्रूफ करने के लिए दौड़ भाग और ये सब नहीं, शोकेस नहीं किया, जो और लोग उस टाइम पे अपने आप को शोकेस कर रहे थे कि नहीं असली गुरु हम हैं, असली गुरु वो हैं। तो ये एक पार्ट गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन से जुड़ा हुआ था जिसको आलमंड्स के ऊपर डिपिक्ट किया। अब हम पार्ट 8 की बात कर रहे हैं। इस पार्ट का टाइटल है मॉडल सिख। ये पार्ट में डिपिक्ट किया है वाराणसी के पास का एक विलेज कह सकते हैं, एक शॉर्ट विलेज, उसका नाम था सासाराम। गुरु तेग बहादुर साहब अपनी जर्नी में वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भाई फागो जी थे जो गुरुओं के लिए दसवंध कलेक्ट करते थे लोकल विलेज में लोगों से, विलेजर्स से। तो जब गुरु साहब वहाँ स्टे करते हैं तो अपना जो कीर्तन दरबार लगता है उनका, उस कीर्तन दरबार के टाइम पे
जब वो दसवंध लेके आना था गुरु तेग बहादुर साहब की दरबार के बाद संगत के लिए प्रसाद, तो उस प्रसाद में वो एक फलों का टोकरा जो है वो भूल जाते हैं लाना। तो सभा में गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि फागू जी आप कुछ भूल रहे हैं। तो वो उनको लगता है कि मैं तो बहुत अपना प्रूफ, मतलब मुझे कैसे प्रूफ करना है, मैं तो बहुत अच्छे से काम करता हूँ। तो गुरु तेग बहादुर साहब फिर उनको वो बात याद दिलाते हैं। फागू जी जब दसवंध कलेक्ट कर रहे थे तो एक घर जाते हैं, तो वहाँ एक माई थी और उस माई ने क्या किया था कि जो बचे हुए फलों की गुठलियाँ होती हैं वो उनको दसवंध के रूप में गुस्से में दी थी। तो वो सोचे कि नहीं लाना है, उसको तो अलग करके आना है। तो इसलिए वो फागो जी नहीं उठा के लाते हैं, क्योंकि वो तो झूठी गुठलियाँ थी उनके मन में। पर गुरु साहब को वो बात याद थी, उन्होंने कहा दसवंध तो दसवंध होता है, भले वो किसी भी रूप में हो। तो इसलिए ये एक आप मॉडल सिख का जो टाइटल था इसको मैंने दिया, और इसमें मैंने वो कन्वर्सेशन डिस्कस करते हुए एक सीन क्रिएट किया आलमंड पे, और दूसरे में जहाँ पे ये सीन हुआ था आज प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे को डिपिक्ट किया है। अब हम पार्ट 9 की बात कर रहे हैं। इस पार्ट का टाइटल मैंने रखा है सेल्फ पोर्ट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है लाइफ और टीचिंग्स का गुरु तेग बहादुर साहब से। ये गुरु साहब का जब बंगाल का टूर था, वो वेस्ट बंगाल में थे, तो उस टाइम पे वहाँ के नवाब हुआ करते थे बुलाकी दास, उनकी जो मिशनरी का काम करते थे। तो उनकी जो मदर थी वो डिवोट सिख थी गुरु तेग बहादुर साहब की, तो वो बहुत याद करती थी। तो जब गुरु तेग बहादुर साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब को एक क्लोथ्स नए दिए और कहा कि मैं चाहती हूँ आप इस क्लोथ्स को पहन के मैं देखना चाहती हूँ आपको इनमें। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उनको वेयर किया, तो जब देखा तो वो कहती हैं मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी आपको मैं डेली देखूँ अपने सामने। तो जब बुलाकी दास उनके बेटे थे तो उन्होंने क्या किया, एक कि वो नवाब थे, तो उन्होंने वहाँ के एक बंगाल के पॉपुलर पेंटर को बुलाया और कहा कि एक स्केच और पोर्ट्रेट गुरु तेग बहादुर साहब का क्रिएट करो। तो फिर वो पोर्ट्रेट पेंटर ने जब स्टार्ट किया क्रिएट करना तो बहुत सारे अटैम्प्ट हुए, बट उनका जो फेस था वो उसमें नहीं आ पा रहा था क्लियर, वो बना नहीं पा रहा था पेंटर। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने वो ब्रश और कैनवस खुद लेके उस पर वर्क किया, और वो पोर्ट्रेट आज विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में अभी भी एग्जिबिट है। और आलमंड में मैंने जो 2 आलमंड्स का सीन है, इसमें एक में मैंने वो कन्वर्सेशन दिखाया है गुरु तेग बहादुर साहब का, और दूसरे में वो सेल्फ पोर्ट्रेट जो उन्होंने क्रिएट किया था उसका मैंने कॉपी क्रिएट किया है आलमंड के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 10 की। इसका टाइटल मैंने रखा है ऑन हेट्रेड एंड रिवेंज। इस पार्ट में गुरु तेग बहादुर साहब जब पटना साहिब से आनंदपुर साहब की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक सिख बहुत परेशान था और वो गुरु तेग बहादुर साहब से मिलता है उनके टूर के टाइम पे। और वो उसकी परेशानी जब गुरु तेग बहादुर साहब ने सुनी तो उसने बताया कि उसके 6 साल के बेटे को की फैमिली के किसी रिलेटिव ने उसको किल कर दिया। तो वो चाहता था कि मैं भी रिवेंज लूँ तभी उसको शांति मिलेगी। तो गुरु तेग बहादुर जी साहब ने कहा कि देखो लाइफ एक प्रीशियस गिफ्ट है गॉड का, आप किसी से रिवेंज लाइफ के बदले लाइफ नहीं किसी की ले सकते, ये तो गलत चीज़ है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसने गुरु तेग बहादुर साहब की बात मानी। फिर जो मर्डर था, जिसने मर्डर किया था उस बच्चे का, वो मर्डर के रात में सपना आता है कि उसका खुद का बेटा जो है, वो जो बंदा था जिसके बेटे को मारा था वो लेके जा रहा है उसके साथ रिवेंज करने के लिए, बट रास्ते में गुरु साहब ने उसको रोक लिया। तो फिर वो बाद में गुरु साहब के पास आके कहता है कि आपने मेरे बच्चे की भी जान बचाई, और जो बंदा बदला लेना चाहता था उस बंदे को भी गुरु तेग बहादुर साहब ने बख्शिश दिया, उसके यहाँ दूसरा बेटा हुआ। तो इसको मैंने 2 आलमंड्स में कन्वर्सेशन को डिस्कस किया है और पूरा आलमंड्स में शोकेस किया है इन डिस्कशंस को। अब हम पार्ट 11 की तरफ चल रहे हैं। इस 11 पार्ट को 3 डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सिखिज़म का और हमारे कंट्री से जुड़ा हुआ है, और इस पार्ट का टाइटल है हिंद की चादर। इस पार्ट में गुरु तेग बहादुर साहब की लाइफ का जो लास्ट टाइम हम कह सकते हैं जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस को डिपिक्ट किया है मैंने। इसमें जो 11A पार्ट है उसका टाइटल है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुज़म। इस पार्ट में मैंने शोकेस किया है कि जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था उस टाइम पे, उसके टाइम पे वो बहुत ही कट्टर इस्लाम पंथी उसकी विचारधारा थी, और वो इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक नेशन को सपोर्ट करता था। इसी संदर्भ में उसने डिफरेंट रिलीजियस पर्सन्स, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए
फोकस करने लगा, उनको मारने लगा, उनको कन्वर्जन करने लगा। तो जब ये टाइम कश्मीरी पंडितों के तक पहुंची बात, तो फिर कश्मीरी पंडितों का एक जत्था कुछ लोग गुरु तेग बहादुर साहब के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी ये मुग़ल बादशाह हम लोगों के धर्म को ख़त्म करना चाहता है और हमको कन्वर्ट करना चाहता है। तो गुरुजी अपना जब सभा में थे तो इसी में मैंने फिर ये भी डिपिक्ट किया कि गुरु गोविंद सिंह जी जो 6 साल की उम्र के थे, तो गुरु साहब की सभा में वो भी साथ में थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपको इनकी मदद करनी चाहिए और आपको औरंगज़ेब से इसके लिए बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उन पंडितों के ज़रिए उस मुग़ल बादशाह तक संदेशा भिजवाया कि उससे कहो कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको रोके। और अगर हमारा गुरु तेग बहादुर साहब खुद इस्लाम धर्म को मान लेते हैं तो हम भी सारे जितने हैं सब इस्लाम धर्म को मान लेंगे। तो जब कश्मीरी पंडितों ने ये संदेशा औरंगज़ेब के गवर्नर इफ्तिखार खान की तरफ भिजवाया, तो जब ये बात औरंगज़ेब को पता चली तो वो पंजा साहब में था उस टाइम। तो औरंगज़ेब ने कहा, अरे बहुत खुश हो गया, वो कहने लगा ये तो बहुत आसान हो गया है अब सबको एक इस्लाम धर्म में लाना। तो उसने कहा एकदम सब अपने लोगों से कहा, आदेश कर दिया कि हिंदुओं के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसको रोक दो। तो और अपने लोगों सिपाहियों से कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जहाँ भी हैं उनको वहाँ से अरेस्ट कर लो। तो इस टाइम गुरु तेग बहादुर साहब आगरा के पास में अपना उदासियाँ कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको उस साथियों के द्वारा जो औरंगज़ेब के लोग थे उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो ये बात जब औरंगज़ेब तक पहुंची, फिर उसने आगे गुरु तेग बहादुर साहब के सेक्रीफाइसेस जो हुए, इसके आगे का जितना भी मैंने उनका सेक्रीफाइस है गुरु तेग बहादुर साहब का, वो मैंने पार्ट 11B में डिपिक्ट किया है। अब हम पार्ट 11B की बात कर रहे हैं। इस पार्ट का टाइटल है द हिस्टोरिक मार्टिडम। फिर जब उनको दिल्ली लाया गया तो गुरु तेग बहादुर साहब के सामने औरंगज़ेब ने काफ़ी फरमाइशें रखी, काफ़ी चीज़ें बताईं, पर उन्होंने एक बात मानी कि नहीं, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। फिर गुरु तेग बहादुर साहब के साथ जो उनके ओपोनेंट्स थे उनको भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, ये 3 गुरु तेग बहादुर साहब के साथियों को उनके आँखों के सामने एक को जो है आरों से चीर दिया गया। एक को उबाला गया तवे में। और एक को रुई में बांध के जला दिया गया लाइव। तो जब ये दिखाने के बाद जो काजी थे तो उन्होंने कहा कि आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, या तो आप मुस्लिम बन जाओ, या तो आप कोई मिरेकल शो करो, या आप डेथ कबूल करो। तो पहले 2 को गुरु तेग बहादुर साहब ने मना कर दिया और तीसरे को चुन लिया। और उसी के बाद ये ऐतिहासिक शहादत गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन में उन्होंने जो सिख पंथ और पूरे देश के लिए किया। फिर उनको टाइटल हिंद की चादर का जो दिया गया, ये शहादत पूरा धर्म, पूरे कोई पंथ और पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है।
पार्ट 11C की तरफ हम चलते हैं और ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट का टाइटल है द अनपैरेलल्ड क्रिमेशन। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में गुरतेग बहादुर साहब का जब औरंगजेब ने वहाँ पे शीश अलग किया, जब उनका धड़ से शीश अलग हुआ, जिनकी शहीदी हुई, तो बहुत वहाँ पे खौफ, बहुत डर हो गया था रेड फोर्ट के पास में, और वहाँ पे कोई भी बंदा उनकी बॉडी को आगे लेने नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पे जब ये बात गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुँचती है तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर फैसला किया था उसी के बाद में कि हम एक कम्युनिटी को एक पंथ में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ फिर उन्होंने आगे अपने वैल्यूज़ को प्रपोजल करके और एक सिख खालसा पंथ बनाया था, क्योंकि वैरियर्स हमको बनना था। पर उस टाइम जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो बहुत लोग डरे हुए थे। फिर उसमें से एक भाई जेठा जी जो थे वो आते हैं आगे, और गुरु तेग बहादुर साहब का जो धड़ था, शीश था, उस शीश को वो लेके साथ में अपने 2 साथियों के साथ में लेके निकल पड़ते हैं और भाई अनंतपुर साहब ले के जाते हैं, और वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को वो सौंपते हैं, और वहाँ पे फिर उनका क्रिमेशन होता है उनके शीश का। और उन्हीं की तरह एक और वैरियर सिख थे जो भाई लकी शाह, वो वहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब का जो धड़ था, उस धड़ को वहाँ से अपने लोगों के साथ एक बग्गी में रखते हैं कॉटन की। दिल्ली में रैसना हिल्स में जो उनका घर था वहाँ लेके आते हैं और अपने घर में उसको अंदर करके पूरा घर ही जला देते हैं, और बाहर आके हल्ला मच जाता है, कोई समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ, लकी शाह का घर जल गया। वो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब को उनके धड़ को क्रिमिनेशन किया था, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज वहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित है दिल्ली में, उसको भी मैंने आलमंड में डिपिक्ट किया है और ये पूरे सीन्स को डिपिक्ट किया है। ये जो मैंने पूरी सीरीज़ बनाई, इस सीरीज़ को मैंने 11 पार्ट में रखने का मेरा यही एक मानना था कि हम गुरु तेग बहादुर साहब की लाइफ में काफ़ी डीपली उनको समझ पाएँ, उनकी लाइफ में। और मैं एक आर्टिस्ट अपनी तरफ से मैंने तो सिर्फ एक कोशिश की है। गुरु साहब ने जो अपने इवेंट्स थे, उनकी लाइफ और टीचिंग्स थी, उसको पूर्ण रूप से तो कोई भी बंदा नहीं समझ सकता है, बहुत ही उनके हाई वैल्यूज़ थे। बट मैंने एक आर्टिस्ट के थ्रू इसको अपनी तरफ से रखा है, उस पेंटिंग्स में ट्राई किया है। मैं सिर्फ यूथ को और पूरे वर्ल्ड और पूरी कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे गुरुओं ने इतनी शहादतें दी हैं, इतना किया है कम्युनिटी के लिए, तो हम सबको इस वैल्यूज़ को आगे लेके चलना चाहिए। एकता रखें, एका रखें। और गुरु साहब ने भी इसी चीज़ को फोकस किया, हमारे सारे गुरुओं ने, कि एक रहना है हमको। वी ऑल आर टू वी लिव टूगेदर। वंड के छकना नाम जो अपना तीर्थ करो, ये सब इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं सिखिज़्म की, और मैंने इन्हीं सब वैल्यूज़ के ऊपर प्रीवियसली वर्क किया। और ये मेरी जो सीरीज़ है गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट है उनके 400 गुरपुरब के ऊपर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सिखलेंस फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स टू डिपिक्टिंग द सीरीज ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु तेग बहादुर जी इन मिनिएचर आर्ट फॉर्म। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।